जहाँ सोम आम्रपाली और सम्राट की करीबियों से चिढ़ रहा था, तो वहीं उसकी सच्चाई का पता लगाने कौशला देवी उसके पिता वर्षकार के पास गई हुई थी। कौशला देवी की बातों को सुनकर वर्षकार भड़क उठा था। उसने कहा, यदि हमने तुम्हारी बातें नहीं सुनी होती तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ रहा होता। तुम एक धोखेबाज हो कौशला देवी, और तुमने न सिर्फ हमें और मातंगी को बल्कि सम्राट बिंबिसार को भी धोखे में रखा है। वर्षकार आगे बोल ही रहा था, लेकिन कौशला देवी ने चिढ़ते हुए उसे शांत करा दिया और कहा, क्या हुआ था और क्या नहीं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें वर्षकार। हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारी मातंगी तो वापस नहीं आई, लेकिन तुम्हारा पुत्र सोम वापस आया है। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि उसने भी सम्राट को वही कहानी सुनाई जो हमने सुनाई थी। तुम्हारा बेटा तुमसे 2 कदम आगे निकला। कहते हुए रानी कौशला देवी सामने खड़े वर्षकार का मुख ध्यान से देखने लगी। वर्षकार स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठी थी, हो और रहोगी। मेरा पुत्र ऐसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकता। वर्षकार के जवाब ने रानी कौशला देवी के संदेह को स्पष्ट कर दिया था। उन्हें यकीन हो गया था कि सोम वर्षकार और मातंगी का ही पुत्र है। ये जानकर उन्होंने तुरंत कहा, सच है ये वर्षकार, तुम्हारा पुत्र वापस आ गया है और उसका उद्देश्य चाहे जो भी हो, हम उसे कभी नहीं पूरा होने देंगे, भले ही हमें उसे जान से क्यों ना मारना पड़े। अफसोस वर्षकार, तुम अपने पुत्र का चेहरा भी नहीं देख पाओगे। इतना कहकर कौशला देवी उसके कक्ष से बाहर की तरफ जाने लगी और फिर एकदम से द्वार के पास रुकते हुए कहती हैं, और हाँ, अब तुम्हें जीवित रखने के लिए हमारे पास और कोई वजह नहीं बची, तो इसी कोठरी में दम तोड़ दो। इससे अच्छी मौत तुम्हारे लिए और कोई हो भी नहीं सकती। इसके बाद कौशला देवी वहां से बाहर चली गई और बाहर खड़ी उस दासी से कहा, आज से तुम इस आदमी के लिए भोजन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका वक्त अब खत्म हो चुका है, चलो यहाँ से। लेकिन अंदर खड़ा वर्षकार अब बेचैन हो उठा था। उसने कहा, अगर सच में हमारा पुत्र वापस आ गया है तो मुझे उसे बचाना होगा। मैं अपना पुत्र नहीं खो सकता। मुझे यहाँ से निकलना होगा और सम्राट को सारा सच बताना होगा। कहते हुए वर्षकार वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। एक तरफ रानी कौशला देवी वर्षकार को उसी कोठरी में बंद करके अपने राजमहल की तरफ बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ अजात शत्रु के गुरुकुल में अवंती के राजा द्वारा भेजे गए संगीतकार और कवि अपने संगीत वादकों के साथ पहुंच चुके थे। गुरुकुल की पहले की तरह मरम्मत कर दी गई थी। संगीतकार और कवियों के मनोरंजन के लिए पूरे गुरुकुल को सजाया गया था। छात्रों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। सभी संगीत वादकों के चारों तरफ बैठ गए थे। उस वक्त अजात शत्रु छात्रों के शयन कक्ष में आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे इन सबसे कोई भी मतलब नहीं था। तभी धैर्य मीरन के साथ वहां पर पहुंचा और अजात शत्रु को वैसे विश्राम करते हुए देखकर कहा, क्या हुआ राजकुमार, आज संगीतकारों के संगीत सुनने नहीं चल रहे आप? अजात शत्रु ने पलटते हुए अपने एक हाथ से टेक लगाकर उन दोनों की तरफ देखा और कहा, ये सब हमें पसंद नहीं है, तुम जाओ और तुम ही लोग सुनो। ऐसा कहकर अजात शत्रु वापस वहीं लेट गया। उसका व्यवहार देखकर धैर्य ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? शायद तुम्हें नहीं ज्ञात, आज प्रसिद्ध कवि निरंजन स्वामी भी आ रहे हैं। उनकी कविता ऐसी होती है जैसे कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन। लोग खुद ब खुद उन्हें सुनने के लिए उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ये सुनकर अजात शत्रु अपनी जगह पर उठकर बैठ गए और राजकुमार धैर्य का मजाक बनाते हुए कहते हैं, अच्छा, इतनी अच्छी कविताएं कहते हैं तुम्हारे निरंजन स्वामी? धैर्य ने कहा, यकीन नहीं होता तो खुद आकर सुन लो। राजकुमार धैर्य की बात सुनकर अजात शत्रु ने कहा, अब तो जरूर सुनेंगे, लेकिन तुम्हें बता दें कि आज तक कोई भी ऐसा कवि नहीं हुआ जो हमारे मन को लुभा सके। राजकुमार धैर्य ने भी कहा, ठीक है, तो चलकर देख ही लेते हैं। यदि तुम्हें उनकी कविताएं पसंद नहीं आई तो हम बीच में ही कविता छोड़कर वापस आ जाएंगे और जो तुम कहोगे वही करेंगे। राजकुमार की चुनौती स्वीकार करते हुए अजात शत्रु ने कहा, और यदि उस कवि ने हमारा मन जीत लिया तो आज की शाम जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। तो ये सुनकर धैर्य ने कहा, हमें चुनौती स्वीकार है। इसके बाद अजात शत्रु मीरन और राजकुमार धैर्य के साथ अपने कक्ष से बाहर आ गए। पूरा प्रांगण छात्रों से भरा पड़ा था। उन सब में कविता सुनने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। उन सब के सामने ही अपनी पूरी तैयारी के साथ एक व्यक्ति अपनी विशेष पोशाक पहनकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे और हाव भाव से ही पता चल रहा था कि वो कवि निरंजन स्वामी है।
एक तरफ अजातशत्रु और राजकुमार धैर्य ने एक दूसरे को चुनौती दे दी थी, तो दूसरी तरफ कौशला देवी राजमहल वापस चुपचाप पहुंच चुकी थी। सोम का असल सच जानने के बाद वो सबसे पहले त्रिलोक सिंह के पास जा रही थी। तभी रानी चेलना ने उसे पीछे से पुकारा, इतनी रात में कहाँ जा रही है रानी कौशला देवी? रानी चेलना की आवाज सुनकर कौशला देवी रुकी और मुंह बनाते हुए मन ही मन कहती हैं, लो आ गई। इनसे किया तो कुछ नहीं जाता, लेकिन कुछ भी काम शुरू होने से पहले टोकना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। मन ही मन ये बोलकर उन्होंने रानी चेलना की तरफ पलटते हुए कहा, रानी चेलना, एक रानी के पास बहुत सारे काम होते हैं, बस ऐसे ही एक काम को पूरा करने हम जा रहे। वैसे आपको कोई काम था क्या? रानी चेलना ने कौशला से कहा, हम आपको शाम से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपका कुछ अता पता ही नहीं था। सच सच बताइए, कहाँ गई थी आप? तो रानी चेलना के बार बार सवाल करने पर कौशला देवी चिड़चिड़ा उठी और झुंझुलाते हुए कहती हैं, आप हमें क्यों ढूंढ रही थी? ये बताने की बजाय हमसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? जबकि आप भली भांति जानते हैं कि हम आपको आपके सवालों का जवाब नहीं देने वाले। कौशला देवी के जलाने पर रानी चेलना ने आगे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा और सीधे कहा, कुलगुरु आ गए हैं। कुलगुरु? रानी कौशला देवी कुलगुरु का नाम सुनते ही अचंभित थी। उन्होंने पूछा, और वो यहाँ किस लिए आए हुए हैं? तो चेलना ने कहा, सम्राट और आम्रपाली की कुंडली मिलान के लिए राजमाता ने कुलगुरु को महल बुलाया है। क्या कहा कुलगुरु ने? मिल रहे हैं दोनों के 36 गुण। और कब हो रही है उनकी शादी? कौशला देवी ने चिढ़ते हुए दूसरे अंदाज में कहा। तो चेलना ने कहा, हमें ये तो नहीं पता कि कुलगुरु ने उनसे क्या बात कही, लेकिन सम्राट और राजमाता की गंभीरता देखकर तो यही निश्चित हो चुका है कि उन्होंने कुछ विपरीत ही कहा है। विपरीत? इसका क्या मतलब है? कौशला देवी ने उलझन में आते हुए पूछा। तो चेलना ने उन्हें समझाते हुए कहा, हम अभी अभी राजमाता और कुलगुरु को भोजन परोस कर आ रहे हैं। राजमाता के चेहरे से साफ झलक रहा था कि जैसे कुछ गंभीर बात है। के अलावा जब से कुलगुरु ने कुंडली के बारे में बताया है, तब से सम्राट आम्रपाली के ही पास है। यदि विवाह होने वाला होता तो अभी सम्राट पूरे मगध में लड्डू बंटवारे होते। चेलना की बात सुनकर कौशला देवी के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई थी। उन्होंने रानी चेलना से कहा, यदि आप जो कह रही हैं वो सच है तो क्या आप हमें इसकी वजह पता करके बता सकती हैं? तो कौशला देवी ने चेलना की तरफ संदेह भरी नजरों से देखा। चेलना एक पल के लिए विचार करने लगी। जैसे उसे एक रास्ता दिखा, उसने तुरंत कहा, ठीक है, हम इस बात की पुष्टि भी करेंगे और फिर वजह का भी पता लगाएंगे। चेलना की बात सुनकर कौशला देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये हुई ना रानी वाली बात, बड़े दिनों बाद आपकी चतुराई और चालाकी देखने को मिलेगी। इसके बाद रानी कौशला देवी और रानी चेलना दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गईं। जहां रानी चेलना और कौशला देवी को अब सम्राट और कुलगुरु के बीच हुई बातों के बारे में पता लगाना था, तो वहीं दूसरी तरफ कवि निरंजन स्वामी अपने पूरे साथियों के साथ कविता वाचन के लिए पधार चुके थे। राजकुमार धैर्य उन्हें देखकर काफी प्रफुल्लित थे और सबसे आगे की पंक्ति में जाकर बैठ गए थे। अजातशत्रु भी उनके बगल में ही बैठे थे। कुछ ही देर में प्रधानाचार्य से विनम्र भाव के साथ अनुमति लेकर कवि निरंजन ने सकारात्मक विचार के साथ सामने बैठे छात्रों की तरफ देखकर अपनी कविता का संबोधन किया और सुंदर पंक्तियों के साथ कविता की प्रस्तुति देना शुरू कर दिया। उनकी कविताओं में युद्ध, राजनीति और वीरता का वर्णन था। जैसे ही उन्होंने अपनी कविताएं गाना शुरू किया, अजातशत्रु के चेहरे के भाव हैरानी में बदलने लगे। उनका पूरा ध्यान कवि निरंजन ने खींच लिया था। जैसे ही उनकी एक कविता खत्म हुई, वहां उपस्थित हर एक छात्र और आचार्य उनकी सराहना करने लगे, लेकिन कवि निरंजन स्वामी अजातशत्रु की तरफ देख रहे थे। जब राजकुमार धैर्य ने उन्हें अपनी चुनौती जीतने के बारे में याद कराया तो अजातशत्रु को भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सबके सामने निरंजन स्वामी से कहा, अद्भुत, आज से पहले कभी भी किसी ने भी हमें अपनी कविताओं से अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया है। ऐसा लग रहा था जैसे आपको हमारे मन की एक एक बात पता हो कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। हमने तो अपने मित्र को चुनौती दी थी कि वो हार जाएगा, परंतु आपकी वजह से तो आज हम हार गए। अद्भुत, आज से पहले हमने ऐसी कविता कभी नहीं सुनी। तब निरंजन स्वामी ने भी अजातशत्रु से आदर भाव से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार अजातशत्रु। निरंजन स्वामी हमारा नाम कैसे जानते हैं? हर इस गुरुकुल में ऐसा कोई नहीं जो हमारी बातें करे। फिर अजातशत्रु निरंजन स्वामी की तरफ उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। तब निरंजन स्वामी ने कहा, वैसे हमने भी सुना है कि आप सिर्फ बताने मात्र से हूबहू वैसी ही एक सुंदर प्रतिमा खड़ी कर देते हैं।
अजातशत्रु को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि कवि निरंजन उनके बारे में बातें बता रहे थे जो वहां किसी को नहीं पता थी। लेकिन धैर्य ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और कहा, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, अजातशत्रु को प्रतिमा बनाने का बहुत शौक है। तब कवि निरंजन ने भी सभा के सामने अजातशत्रु से कहा, यदि ऐसा है तो हम भी देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में आपके बारे में जैसा सुना है आप वैसा ही करते हैं या फिर नहीं। अजातशत्रु ने पहले इसके लिए इनकार कर दिया, लेकिन अगले ही पल कवि निरंजन ने कहा, हमने एक ऐसी स्त्री देखी है जिसकी सुंदरता का तोड़ पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता की वजह से ही उन्हें वैशाली की नगरवधु घोषित कर दिया गया था। कवि निरंजन की बात पर अजातशत्रु ही नहीं बल्कि पूरा गुरुकुल हैरान था। कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी खूबसूरत सुंदरी हो सकती है। तब कवि निरंजन ने कहा, यदि आप वाकई में इतने बड़े कलाकार हैं तो हम देखना चाहते हैं, क्या आप उनकी सुंदरता सुनकर ही आम्रपाली की प्रतिमा बना सकते हैं। इधर कवि निरंजन की बात सुनकर अजातशत्रु सोच में पड़ गए थे, तो वहीं मगध में सोम अपने कमरे में इधर से उधर चल रहा था और कैसे इस बात को सिद्ध करे कि वही सम्राट का पुत्र है, इसके बारे में सोच रहा था। वो खुद से ही बातें कर रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हमें एक बार फिर जाकर मासी माँ सुलभा से बात करनी होगी। यदि वो आम्रपाली से चलकर कह दे कि हम सम्राट के पुत्र हैं तो आम्रपाली मान जाएंगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी ही बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मासी माँ यहाँ की दासी हैं और आम्रपाली उनकी बात कभी नहीं मानेगी। जब हमारी बात पर उसे भरोसा नहीं है तो वो एक दासी की बात भला क्यों मानेगी। वो सोच ही रहा था कि तभी उसके द्वार के पास से आवाज आई, क्या सोच रहे हैं सम्राट सोम। जैसे ही सोम ने ये सुना उसने तुरंत पलटकर हैरानी से द्वार की तरफ देखा। द्वार पर कौशला देवी खड़ी थी और उसके साथ त्रिलोक सिंह। अंदर आते हुए कौशला देवी ने सोम का मजाक उड़ाते हुए कहा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि अभी सम्राट के सिंहासन पर बैठा जाए या फिर बाद में। उन दोनों को अपने कक्ष में देखकर सोम अचरज भरे स्वर में कहता है, आप फिर यहाँ आ गई और आप हमें सम्राट सोम क्यों पुकार रहे हैं। सोम की इस बात पर रानी कौशला देवी और त्रिलोक सिंह ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंसने लगे। सोम कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अगले ही पल त्रिलोक सिंह ने सोम के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा दे मारा। जब तक सोम खुद को संभाल पाता, त्रिलोक सिंह ने उसके एक हाथ को कसकर मरोड़ दिया और दूसरे हाथ से तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर लगा दी। उसने देखा कि सामने कौशला देवी उसे घूरते हुए देख रही थी। सोम खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन असहाय था। उसने कहा, आप चाहती क्या हैं और मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रही हैं। कौशला देवी उसके पास आई और घृणा भरे स्वर में कहा, हमें तुम्हारी तरह चालबाज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, खासकर तब जब तुम्हारी नजर सम्राट के राज सिंहासन पर हो। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे झूठ बोलोगे और हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। सोम के चेहरे पर दुविधा नजर आ रही थी। वो खुद को छुड़ाना चाहता था लेकिन त्रिलोक सिंह की तलवार अपनी गर्दन पर देखकर वो मजबूर था। रानी कौशला देवी ने उसे धमकाते हुए कहा, तुम एक तुच्छ सेवक हो, वो भी एक नगर वधू के, और हम एक राज्य की राजकुमारी भी रह चुके हैं और अब एक साम्राज्य की रानी है। तुम जिस उद्देश्य से सम्राट के पुत्र होने का ढोंग रच रहे थे, हमें सब कुछ पता चल चुका है और अब हम तुम्हें जीवित भी नहीं रहने देंगे। तुम्हें अभी इसी वक्त मारकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ों पर फेंक देंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और जब तक पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। कौशला देवी की बातों से सोम के अंदर अब डर बैठने लगा था। अब कैसे करेगा सोम कौशला देवी का सामना। क्या कौशला देवी उसे मार डालेंगी? क्या सम्राट आम्रपाली से विवाह का सच बता पाएंगे?